अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान हुसनैन। आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। नाजरीन, आज मैं मौजूद हूं जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक शहीद के बेटे मोहम्मद एजाजुल हक के साथ। तो आइए करते हैं गुफ्तगू का आगाज़। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, शुक्रिया हसनैन साहब। अच्छा सर, सबसे पहले तो ये बताएं जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक को कब और कैसे शहीद किया गया? देखिए, ये 17 अगस्त 1988 को हादसा पेश आया था और इसके बारे में बड़ी गुफ्तगू हो चुकी है। कुछ आर्टिकल्स भी मैंने लिखे, कुछ सवालिया निशान भी उठते हैं। कुछ इंटरनेशनल जो कम्युनिटीज़ हैं, मतलब डिफरेंट ममालिक हैं, उनमें भी बड़ा एक तशवीश पाई जाती है इस बारे में। और हाल ही में मुझे याद है कि एक टर्किश मीडिया जो वहाँ का सबसे बड़ा गवर्नमेंट का, जैसे हमारी APP है, इस किस्म का अदारा था, तो उसके जो एडिटर आए हुए थे पाकिस्तान, तो उन्होंने मुझसे बड़ा तवील इंटरव्यू लिया। अगर आपको कोई किसी को मौका मिलेगा तो उसको आप देखें। ये एक बड़ी बदकिस्मती है हमारी, जनरल ज़ियाउल हक शहीद की जो शहादत हुई है, या फ़ौज के तकरीबन 29 जर्नैल, सिपाही, एयरफोर्स के लोग इस हादसे में शहीद हुए और अल्लाह ताला ने उनको शहादत दी और बहुत इज़्ज़त दी। उसके बाद एक 17 अगस्त को वो शहीद हुए और मुझे याद है वो दिन अच्छी तरह कि मैं कनाडा में था और वहाँ हमें ये इत्तला मिली थी। हम छुट्टी गए हुए थे बच्चों के साथ में, छोटे छोटे थे बच्चे उस वक्त, और जनरल अख्तर अब्दुर्रहमान का बेटे हैं गाजी खान, उसकी जो वाइफ है और मेरी वाइफ, दोनों बहनें हैं, उनके पास मैं ठहरा हुआ था। वैसे छुट्टियों के लिए हम गए हुए थे और मुझे याद है कि उस दिन रात को, जो बात मैं आपको बताऊं, जो पहले नहीं की हुई बात, तो लोगों को इंटरेस्ट होगा। उस दिन रात मैंने ख्वाब देखा और उस ख्वाब में मैंने देखा कि जनरल साहब बैठे हुए, कोई बड़ी दाढ़ी वाला, एक वाइट चादर सी ली हुई, वाइट साफ़ा बांधा हुआ, उसके साथ बैठे हुए हैं। और वो लग रहा है ऐसे कोई मुसलमान है या कोई, जैसे बड़े उनके बड़े लोग होते हैं, वो बैठा हुआ है साथ, तो जनरल साहब साथ बैठे हुए हैं और इनके हाथ में एक तस्बीह है मोटे दानों वाली ना, जनरल साहब के हाथ में। और वो उनसे कोई ऐसा सवाल करता है कि ये आपने कैसे हुआ और ये कैसे हुआ और दुआ करें, और वो तस्बीह पकड़ के दाने ऐसे पलट रहे हैं। और फिर थोड़ा सा देर बाद मैंने देखा कि उससे बातें करते करते वो ऐसे उठे हैं जैसे कोई इंसान उठता है, और ऐसे तस्वीर उनकी बनी और ऐसे फ्रेम आ गया सामने, यानी दीवार पे लगी हुई तस्वीर। एक रात पहले कहा, उसी दिन, मतलब सुबह के टाइम ही तकरीबन मुझे ख्वाब आया। कोई मैं गौर नहीं किया इतना उस पर। मैंने कहा यार वैसे नॉर्मल ख्वाब आया होगा। मैं उठकर नीचे चला गया, छुट्टियों पे थे तो स्कॉश के लिए कोर्ट बुक करवाया हुआ था, मैंने स्कॉश खेली। ऊपर आया कोई तकरीबन, वहाँ टोरंटो में 10:30 बजे होंगे सुबह के। तो मैं अमूमन स्कॉश खेल कर, क्योंकि पार्टनर मिलना मुश्किल होता है, तो उससे टाइम तय हुआ हुआ था, तो सुबह सुबह उठ के गया। वापस आके मैं कहा थोड़ी देर लेट हूँ, तो इतने में पाकिस्तान से फ़ोन आया पीर मोहम्मद साहब का, कैप्टन पीर मोहम्मद साहब का, जो मेरे वालिद साहब के साथ बड़े पुराने 1960 से पहले से उनके साथ थे, और हम सब बच्चों के साथ बड़े। और उस वक़्त वो हमारे एक हाउस ADC हुआ करते थे, यानी कि घर को लुक आफ्टर करना, आर्मी हाउस को लोग। उनका फ़ोन आया तो मुझे वैसे ही पूछने लगे आप कहाँ हो। हालांकि उसने कभी मुझे, जब मैं छुट्टियों में होता था, फ़ोन नहीं किया था। तो हाल चाल पूछ के तो कहते आप कैसे हो, कब आना है, ये वो करके, तो बता नहीं सका, हिम्मत नहीं हुई कि बताए क्या हादसा है। तो फ़ोन उसने रख दिया। इतने में मेरे मामू थे डॉक्टर बिशारत इलाही साहब, उनका फ़ोन आया मुझे। जब उनका फ़ोन आया ना, तो बातें करते करते तो एकदम रोना शुरू कर दिया उन्होंने। तो मैंने पूछा आपको क्या हुआ? कहा कुछ नहीं, वो जनरल साहब का त्यारा बॉलपुर गए हुए थे, तो आ रहे थे वापस, तो त्यारे का पता नहीं, मिल नहीं रहा अभी। और फिर रोना शुरू कर दिया। मैं समझ गया कोई बात होगी। तो ये अभी बात ख़त्म हुई, टेलीफोन रखा ही था, तो CNN लगा हुआ था TV के ऊपर ना, उनके लाउंज के अंदर TV लगा हुआ था, और उस पर फिर एकदम ब्रेकिंग न्यूज़ आई। और प्रेसिडेंट बुश जो है, वो उस वक्त कहीं एड्रेस कर रहा था, तो उसको ख़बर मिली, तो उसने रुक कर, वो प्रोग्राम रोक कर बताया कि मुझे बड़े अफसोस के साथ
ऐलान करना पड़ता है कि हमारा एक बहुत करीबी दोस्त साथी जिनकी हम बड़ी इज़्ज़त करते हैं, और बड़ा मतलब उसने तमीज़ बांध कर और फिर बताया कि वो हादसे में मतलब जहाज़ उनका क्रैश कर गया, और वो हादसे में वो और उनके साथ फिर ये था कि उनके साथ जनरल अख्तर अब्दुर्रहमान भी थे, जिनके बेटे के घर में ठहरा हुआ था। खैर हम दोनों को एक साथ ही ये मालूम हुआ, और बहुत जानने वाले थे। तो फिर वहाँ से हमने फौरी तौर पर रब्ता किया एम्बेसी वगैरह से कि हम वापस कैसे जाएं। तो 19 तारीख को हम वापस पहुँचे, 20 को जनाजा था। ये मैं बता दूँ। आपने पूछा कि हादसा कैसे हुआ। देखें, पहली बात तो ये है कि ये हादसा एक साजिश थी, इसमें कोई शक वाली बात इसलिए नहीं है कि पाकिस्तान और अमेरिकी एयरफोर्स की एक रिपोर्ट आई, जॉइंट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट थी, जिसमें अमेरिकी जो थे वो डंडी मारने के लिए बड़े तेज़ थे कि वो किसी तरह से ये साबित करने की कोशिश करें कि ये टेक्निकल फॉल्ट था जहाज़ के अंदर और जहाज़ क्रैश हो गया। और पाकिस्तान एयरफोर्स ने उनके साथ मिलकर, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, तो आखिर वो मजबूर नहीं हुए, यानी तमाम कहते हैं ना रूल आउट करके कि ये ख़राबी हो सकती थी, ये ख़राबी। C-130 एक ऐसा जहाज़ है जो कि अगर सारे इंजन भी फेल हो जाए ना, वो फिर भी ग्लाइड कर सकता है और ग्लाइड करके उतर सकता है। ये ऐसा जहाज़ नहीं है कि ऊपर फट जाए या गिर जाए। बहरहाल वो बाद में फिर हम लोग भी मतलब बड़े वो थे, इस तासर में थे। जिन्होंने ये साजिश की उनका ख्याल था कि यार ये 11 साल पाकिस्तान के लोग जो है ना उकता जाते हैं बहुत जल्दी अपने लीडर से, 2-2 ढाई साल बाद जो। लेकिन जनरल साहब को आज भी याद करते हैं लोग। मैं वही आपको बताना चाह रहा था कि साजिश क्या थी। साजिश ये थी कि पॉलिटिकली तो उनको हटा नहीं सकते थे। उन्होंने बड़ा देखा कि क्या पॉलिटिकली क्या कैसे हटाया जा सके, तो इसलिए उन्होंने कहा कि हम इस तरफ जाएं। देखें ना कि उन्होंने बीच में कोशिश हुई, मोहतरमा बेनज़ीर वापस आई 1986 में, बहुत बड़ा इस्तकबाल हुआ लाहौर में, और फिर एक हफ़्ते के बाद उनको इजाज़त दे दी मोहम्मद ख़ान जुनेजो साहब ने कि आप करें, आप आएँ, आपको रिसीव किया जाएगा, और मतलब इन द सेंस के, और बड़ा लाहौर में इस्तकबाल हुआ। और वो समझी कि मैं अब ना सबको लपेट कर इस्लामाबाद पहुँच जाऊँगी, और फिर उसके बाद 2 दिन के बाद पता लगा कि मतलब उस पूरे जलसे जुलूस की जो है वो हवा निकल गई और वो बात नहीं हुई। जो और भी बड़ी पॉलिटिकल ऐसी मूव्स करने की लोगों ने कोशिश की लेकिन नाकाम हुए। तो फिर ये साजिश तैयार की गई। यार अच्छा चलो, उन्होंने सोचा ये कि भाई 11 साल तक ये शहीद सदर जो हैं पाकिस्तान के सदर रहे हैं और लोग जो है वो उकता गए होंगे, और इसलिए ना ये साजिश प्लान की गई कि हम इनको हटाएंगे तो लोग कहेंगे अच्छा यार एक डिक्टेटर था और उससे हमारी जान छूट गई। लेकिन उनको ये मालूम नहीं था कि ये जनरल ज़िया-उल-हक जो है वो एक इस्लाम के सिपाही की हैसियत से उनका जो अफ़गानिस्तान के अंदर उनका जहाद के अंदर जो किरदार था, जो सेंट्रल एशिया के ममालिक उन्होंने आज़ाद करवाए, जिन मस्जिदों से ताले उतरवाए, तो लोगों के दिल में उनकी मोहब्बत इसलिए भी थी कि 11 साल तक इस मुल्क के अंदर अमन रहा, इस मुल्क के अंदर महंगाई नहीं हुई, बेरोज़गारी नहीं हुई, लोग खुशहाल थे, हालांकि इतना वाफर मकदार में। और क्योंकि अभी हाल ही में बजट पेश हुआ है कि GDP ग्रोथ पाकिस्तान की तारीख़ में अगर सबसे ज़्यादा रही है तो जनरल ज़िया-उल-हक शहीद के दौर में रही, यानी GDP ग्रोथ जो। और फिर जब हम वापस आए तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि 20 तारीख को उनका जनाजा हुआ, और मुझे याद है कि मैं तो वापस आया था, हमारे वैसी परेशानी बहुत ज़्यादा थी। मैं अपनी वालदा को मिला, खैर वो बड़े हौसले में थी अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ी अच्छी तरह से मिली मुझे। लाज़मी बात है अफसरदा थी। 2 दिन के बाद मैं मिला था, रो चुकी होंगी जब तक जितना रोना था। छोटी बहन थी जो बहुत अटैच थी उनके साथ, उसको मिला, वो भी मतलब बहुत परेशान थी। तो जब हम वहाँ पहुँचे हैं और फिर 20 तारीख को मुझे याद है कि मैं उनका जनाजा लेकर आर्मी हाउस से हम गए हैं और उसको रखा जाकर ईवान सदर में कुछ देर के लिए। और ईवान सदर में जब रखा तो लोग आए और वो मतलब दुआ करके जाते रहे। उधर रखा हुआ था, कुछ हेड ऑफ द स्टेट्स आए हुए थे, कुछ दूसरे लोग आए हुए थे। और फिर उनके जनाजे को अगर आप कभी वो देखें तस्वीर तो मैं आपसे डिस्कस करूँगा इसके बारे में।
तो ईवान सदर से फैसल मस्जिद की तरफ लेकर गए। तो मुझे याद है कि हम उसके एम्बुलेंस के साथ साथ थे, हम मतलब पीछे एम्बुलेंस के जा रहे थे जिसमें उनका जनाजा रखा हुआ था। और उस जनाजे को उन्होंने ले जाकर तो जो कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू का फैसल एवेन्यू के साथ जो टच करती थी सड़क, वहाँ पे रोका और फिर वहाँ से कुछ आगे जाकर ना वहाँ से एम्बुलेंस से उतार के तो उनके जनाजे को उठा के ले जा। अच्छा, मैं तो पाकिस्तान में इतना रहा नहीं था, बाहर से मैं आया था। जलसा के बारे में मुझे ये तो पता था कि एक अच्छे मुसलमान हैं, और मतलब कोई पाकिस्तान में ऐसी बात नहीं हुई जिससे कि वो कह सकें कि भाई उनके कोई ख़िलाफ़ लोगों में नफ़रत थी कोई। लेकिन वो मोहब्बत का इजहार जो मैंने देखा कि लोग जो दोनों तरफ खड़े हुए हैं, किसी ने प्ले कार्ड उठाए हुए हैं, पहाड़ियाँ भरी हुई हैं, और मस्जिद पे जब नज़र पड़ी तो देखा कि मीनार के ऊपर तक लोग चढ़े हुए हैं और दुनिया ही दुनिया। यानी आप यकीन करें कि मैं अभी ये बात भी मैंने किसी को बताई नहीं कि मैं चलते चलते ना एक अजीब सी कैफियत मेरे में पैदा हुई। तो मैंने जनाजे को जो कॉफन उनका जा रहा था, मैंने उसको छुआ और मैंने कहा कि वाकई ये बहुत बड़ी बात है कि इस तरह लोगों ने मोहब्बत का इजहार किया। और वो 20 अगस्त का जो दिन था ना उनके जनाजे का, उसके बाद वो ज़ियाउल हक जो एक फ़ौजी थे, मार्शल लॉ जिन्होंने लगाया था, वो ज़ियाउल हक फिर चले गए और एक नया ज़ियाउल हक जो एक पॉलिटिकल ज़ियाउल हक पैदा हो गया। यानी ये कमाल की बात थी उसमें कि एक ज़ियाउल हक पैदा हो गया और मर्द मोमन मर्द हक के जो नारा लगा वहाँ पर, वो मर्द मोमन मर्द हक का नारा आगे चलता रहा। और फिर ये ज़ियाउल हक एक पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ एक नई पॉलिटिकल फिगर बन के एमर्ज हुए। जो मैंने पिछली दफ़ा आपको बताया था कि जब मियाँ नवाज शरीफ साहब अपने शाह महमूद कुरैशी के वालिद कुरैशी साहब के साथ और जनरल फजल हक के साथ आए थे, और उनकी टांगें वो इसलिए काँप रही थी टांगें कि फिर लोग जो थे वो उनके लिए मुश्किल हो गया था कि पॉलिटिकली जब तक कि कोई एक ऐसी फिगर ना हो तो मुस्लिम लीग के अंदर जान डालना, तो क्योंकि सारी जो बिल्कुल ही बैठ गए थे झाग की तरह कि भाई हमारे तो वो हो गया, मामलात ख़राब हो गए। और इसमें जो साजिश थी, साजिश से ज़्यादा इसके अंदर जो कवर अप था वो बड़ा भयानक किस्म का था कि क्योंकि ये एक साजिश थी कि भाई इनको मारना है, लाजमी बात है उसके लिए प्लानिंग हुई थी, और लाजमी बात है कि उनको ज़बरदस्ती बहावलपुर ले जाया गया। वहाँ पर उन्होंने A1 ये प्लानिंग हुई थी, ये जो साजिश हुई थी, तो आपको क्या पता चला इस साजिश के बारे में? कौन थे करने वाले असल लोग? देखिए, पता तो बहुत कुछ चला हमें, मैंने बहुत कुछ लिखा भी है, बहुत कुछ मैं बोला भी हूँ। कुछ लोग मुझसे नाराज़ भी हुए हैं इस बात पे कि ये इतना इशू को क्यों उठा रहा है। यहाँ तक कि हमें उन दिनों में जो अमेरिकन सफ़ीर था और यहाँ पर जो अमेरिकन एम्बेसी के अंदर जो उनकी इंटेलिजेंस के बंदे थे, क्यों उनका हमारा साहब बड़ा करीबी ताल्लुक़ रहा, क्योंकि जनरल अब्दुर्रहमान जो थे वो ISI के हेड भी रह चुके थे और चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ थे उस वक्त, यानी 4 स्टार जनरल थे वो आर्मी के अंदर, वो भी शहीद हुए थे। तो उनका हमारे से एक बड़ा ताल्लुक़ था। तो एक दो दफ़ा उन्होंने हमें हिंट दी कि यार तुम इतना इसके पीछे लगे हुए हो, ये पता करो गैस कहाँ से आई, फ़लानी चीज़ कहाँ से आई। तो ये मेरे भाई के साथ मीटिंग हो रही थी, डॉक्टर नवारुल हक साहब के साथ, और जनरल अख्तर के बेटे भी थे उसके अंदर। तो कहने लगा वो अपने भाई को बताओ यार कि वो अगर ये अपना पॉलिटिकल कैरियर परसू करना चाहता है तो इस मामले को ज़्यादा ना उठाए। यानी ये बड़ी एक अजीब व गरीब किस्म की स्टोरी थी। फिर मालूम हुआ हमें कि जनाब मुल्तान जहाँ पर वो बॉडीज़ कुछ लेकर गए थे, वहाँ पर इसका पोस्टमार्टम होना था, वो रोक दिया गया। फिर पता लगा कि जनाब अमेरिका से FBI की टीम आनी थी। ये मैं छोटी छोटी बातें आपको बता रहा हूँ जो कि अमेरिका के कानून के मुताबिक, असूलों के मुताबिक, उनकी एक ग्रीन बुक या कह लें या ब्लू बुक के मुताबिक, ये मतलब अटल बात है कि जब कोई अमेरिकी किसी मुल्क के अंदर जहाँ बाक हो किसी हादसे में, तो FBI की टीम जो है वो 48 घंटे या 72 घंटे के अंदर अंदर उस मुल्क में पहुँचेगी और उसको इन्वेस्टिगेट करेगी। उसको रोक दिया गया आने से, उस टीम को रोक दिया। और हमने बड़ा ववेला किया इस बारे में, और बाद में पता लगा कि इसको उस वक्त के वहाँ के डिफेंस मिनिस्टर जो थे या डिफेंस सेक्रेटरी जो थे जॉर्ज शुल्ट्ज, उनके अहकामात पर रोका गया था इनको जाने से।
और फिर वो 10 महीने के बाद यहाँ पर आए, और ये एक लंबी कहानी है। तब तक सारा मामला तब तक सारा मामला भी ख़त्म तो नहीं हुआ, आज तक ख़त्म नहीं हुआ अल्लाह के फजल करम से। इस पे फिर बड़े कमीशन बने, इस पे बंदयाल कमीशन बना, उसके बाद शुजात मामला कमीशन लटका दिया गया। हाँ, मतलब कमीशन बना के रिपोर्टें, फिर इसके बाद जस्टिस शफी रहमान कमीशन बना, उसकी रिपोर्टें किसी की सामने नहीं आई कि क्या है, लेकिन कहा उन्होंने यही था कि भाई इसकी क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए इस पूरे हादसे की, जो नहीं हो सकी। अब आप देखें ज़िम्मेदारी किस किस की थी, हुकूमत की ज़िम्मेदारी थी, फ़ौज की ज़िम्मेदारी थी, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ यानी फ़ौज के चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, चीफ ऑफ जनरल स्टाफ CGS यानी जनरल अफजाल, और उसके अलावा सीनियर जर्नल फ़ौज के। तो ये फिर किसका काम था कि वो इसको पूरी तरह इन्वेस्टिगेशन करते? जितना हुकूमत का काम था उतना फ़ौज का भी काम था। मैंने उस वक्त ये कहा था कि आज तो हमारी मुखालिफ हुकूमत आ गई है और इसको रुकवाने की कोशिश कर रहे हैं। एक हमारे उनके डिफेंस मिनिस्टर होते थे, मिनिस्टर स्टेट डिफेंस के होते थे, कर्नल साहब, अल्लाह ताला उनको बख्शे, बाद में वो काफ लीग में आगे मेरे साथ कुलीग भी रहे मेरे। वो उस वक्त जब डिफेंस मिनिस्टर से, तो उनसे ये सवाल किया गया कि FBI की टीम आई है और उसको ठीक तरह से इन्वेस्टिगेट नहीं करने दिया, और एजाज़ुल हक साहब और उनकी फैमिली वाले कर रहे हैं इकरार, तो क्या करें? वो तो कहने लगा कि अल्लाह से रिजू करें, यानी अल्लाह को टेलीफोन करें। मैं एक किस्म का मजाक उड़ाया उसे। मकसद हमारा ये नहीं था, देखें वो शहीद हुए, अल्लाह ताला ने उनको इज़्ज़त दी। मकसद ये था कि अगर आप इसको इन्वेस्टिगेट नहीं करेंगे तो आइंदा भी ऐसे हादसे होते रहेंगे और कवर अप होते रहेंगे और उनका पता नहीं लगेगा। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद परवेज़ मुशर्रफ पर हमला हुआ, उसके बाद शौकत अजीज़ पर हमला हुआ। परवेज़ मुशर्रफ बाल बाल बचा उसके अंदर, हादसे के अंदर बिल्कुल बाल बाल बच के गया। बेनज़ीर पे हमला हुआ, बेनज़ीर को शहीद किया गया, और यहाँ लियाकत बाग के अंदर उसकी भी कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई। यानी ज़ियाउल हक के शहीद होने के बाद तो एक मुखालिफ हुकूमत आई। इंसान समझ सकता था कि चलो हुकूमत नहीं चाहती और फ़ौज और मतलब मामलात कोई इस तरह दबाए जा सकते हैं। अमेरिका को भी इतनी ख्वाहिश नहीं थी कि निकल कर आए। एक बात जो उसमें बड़ी वाज़ेह थी, बाद में बेनज़ीर का जब हुआ तो उसका तो मतलब अपनी हुकूमत थी, यानी परवेज़ मुशर्रफ की हुकूमत थी, लेकिन उसके बाद अपनी हुकूमत आई। ज़ियाउल हक शहीद के बाद तो पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई ना जी। इनके बाद तो फिर मुशर्रफ के बाद तो पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई। आसिफ जरदारी सदर मुमलिकत था, रहमान मलिक जो भाग गए थे अपना जगह से जहाँ शहादत हुई, कहते हैं चले गए थे वहाँ से सीधा इस्लामाबाद चले गए और वहाँ रुके नहीं, और फिर उसकी इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकी सही तरीके से। यानी ये भी देखें आप कितना बड़ा अलमिया है। और कल को खुदा न खास्ता अगर किसी और के साथ भी होगा तो कौम को ये आदत पड़ चुकी होगी यार कि ज़ियाउल हक शहीद हुए कुछ नहीं हुआ, बेनज़ीर शहीद हुई कुछ नहीं हुआ, परवेज़ मुशर्रफ पे हमला हुआ, शौकत अजीज़ पर हमला हुआ कुछ नहीं हुआ, तो चलो जी इसको मामले को लपेट।